मोदी का दूसरे इम्तिहान का वक्त आ गया है। जी हां, 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए 2 दिन के लिए वोटिंग होनी है। 2 दिन वोटिंग होनी है, लेकिन सबसे बड़ा घमासान मचा है यूपी में। सवाल यह है, क्या लोकसभा में यूपी फतेह करने के बाद उपचुनाव में बजेगा मोदी का डंका? और साथ ही बात होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। यूपी की 11 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यूपी में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले यूपी में बीजेपी के दो अध्यक्ष, माफ कीजिए, अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों पर लखनऊ में जिला प्रशासन की रोक के बावजूद रैली करने का आरोप है। वहीं चुनाव से ऐन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में चार्जशीट दाखिल करने से भी राजनीति गर्मा गई है। और वहीं यूपी की समाजवादी सरकार और बीजेपी सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। कल इसका असर लखनऊ में देखने को मिला, जब योगी आदित्यनाथ और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी सरकार को खुली चुनौती दी। 13 सितंबर को यूपी की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे ठीक पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी की मांग की है। कल ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरपुर में चार्जशीट दाखिल की गई है। तो देश भर में 33 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं 2 दिन बाद, यानी कि ये नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा राउंड होगा। एक तरह से रेफरेंडम होगा नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनकी लोकप्रियता पर। क्या मायने हैं, बीजेपी का क्या कुछ दांव पर लगा है, उस बारे में न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अशोक, जाहिर है सबसे बड़ी जंग यूपी की देखी जाएगी इस विधानसभा उपचुनाव में, और खासतौर से बीजेपी और एसपी के बीच। इसीलिए देख रहे हैं कि माहौल इतना गर्म है दोनों तरफ से। अशोक, बिल्कुल मानक, बहुत बड़ी लड़ाई कम से कम बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। तो कम से कम इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके ज्यादा सीटें जीत के पब्लिक के बीच में मैसेज देने की कोशिश जरूर करने की तैयारी कर रही है कि कम से कम पब्लिक के बीच में मैसेज जाए कि नकारात्मक लहर समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा सीटें हासिल हुई है और इस उपचुनाव में अगर बीजेपी ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो उसके लिए भी एक नकारात्मक संदेश यूपी की जनता के बीच में जाएगा। तो ये लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में होकर सिमट गई है। कांग्रेस एक आध सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर कहीं भी बहुत मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर आक्रामक तेवर देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार बीजेपी नेताओं पर ही हमला किया जा रहा है। कल के प्रकरण की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की जो सभा लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके में होनी थी, उसकी अनुमति पहले दी गई और बाद में उसकी जो अनुमति है उसको निरस्त कर दिया गया। इसी को मुद्दा बनाया बीजेपी ने और जहां पर जो रैली प्रस्तावित थी, जहां पर जनसभा योगी की होनी थी, वहीं पर बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता पहुंचे और लोगों से सीधा संवाद किया, अपनी रैली को संबोधित किया। तो बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी उनकी रैली को जानबूझकर निरस्त कर चुकी थी। यही वजह थी कि उनका वहां पर जाना जरूरी था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मोराल जो है वो बढ़ाना जरूरी था, इसलिए बीजेपी वहां पर पहुंची, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जहां पर भी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी की लोकसभा सीट हो या 11 विधानसभा की सीट हो, वहां पर यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी अच्छे दिनों की आहट कहीं नजर नहीं आती है। तो ये प्रचार समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इसलिए बीजेपी ही उनके लिए एक विकल्प है। तो ये जो उपचुनाव है ये मुलायम सिंह यादव की भी परीक्षा है और नरेंद्र मोदी की परीक्षा के साथ साथ जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, जिनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके लिए भी एग्जाम से कम नहीं है। ठीक है अशोक, एक और सवाल है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरपुर में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसके अलावा कई और नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार चाहेगी कि आज आखिरी दिन कार्रवाई की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा और ध्रुवीकरण हो और फायदा समाजवादी पार्टी को मिले?
देखिए, इसे मानक समझना बेहद जरूरी है। अगर कार्रवाई होनी होती तो शायद कल शाम को ही हो जाती, जब योगी आदित्यनाथ मुंशी पुलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे वो उनके काफिले को रास्ता दे रहे थे। मोदी सीधे एक टाटा डीसीएम गाड़ी थी जिसके ऊपर चढ़े, माइक हाथ में लिया और लोगों को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद वहां से निकल गए। मतलब साफ है, संकेत साफ है। अगर कार्रवाई होनी होती, अगर योगी की गिरफ्तारी होनी होती तो कल शायद शाम को हो गई। बिल्कुल, काफी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं। हालांकि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं अशोक। जो यानी कि सांकेतिक लग रही है ये सारी की सारी कार्रवाई। अगर कार्रवाई करनी होती समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के और नेताओं के खिलाफ, तो शायद कल शाम ही हो जाती, क्योंकि बिना इजाजत के रैली की है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अन्य नेताओं ने। वैसे आपको बता दें कि मुकाबला सिर्फ यूपी में नहीं है। सिर्फ 11 सीटें यूपी की और 1 लोकसभा सीटें यूपी की नहीं है। कुल 33 सीटों पर देश भर में उपचुनाव होना है 2 दिन बाद, 13 सितंबर को। आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि इसे हम मोदी की अग्नि परीक्षा राउंड 2 क्यों कह रहे हैं। 13 सितंबर यानी अब से ठीक 2 दिन बाद, आज 11 तारीख है। 9 राज्यों में 33 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटें तो है ही। इसके अलावा गुजरात में 9 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान की 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। और राजस्थान की 4 सीटों के अलावा पूर्वोत्तर में 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में भी 2 सीटें हैं। माना जा रहा है पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है। आंध्र प्रदेश की 1 सीट है और छत्तीसगढ़ में 1 सीट। इसके अलावा 3 लोकसभा सीटें भी हैं जिन पर उपचुनाव होना है, मैनपुरी, वडोदरा और मेडक। मैनपुरी मुलायम सिंह ने छोड़ी है और वडोदरा नरेंद्र मोदी ने। इसे हम मोदी की अग्नि परीक्षा राउंड 2 क्यों कह रहे हैं, रमन बताएंगे न्यूज रूम से। रमन, राउंड 2 माना जाएगा नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा का? देखिए मानक, सबसे बड़ी बात कि गुजरात और राजस्थान जहां पे विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पे लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को मिली थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी बरकरार है या बीजेपी अभी भी जो प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में हुआ था उसी प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब होती है। क्योंकि जिन 3 लोकसभा का आपने जिक्र किया उनमें वडोदरा तो काफी सेफ सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए। बाकी मेढक से के चंद्रशेखर राव ने अपनी सीट खाली की थी और तेलंगाना राष्ट्र समिति का वो माना जाता है कि गढ़ है। और दूसरी जो एक सीट है वो सीट मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव या कहें कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन मुलायम सिंह यादव बड़ी मार्जिन के साथ वहां पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान और गुजरात जहां पे बीजेपी की सरकार है और लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, क्या वो प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल रमन, हर कोई इंतजार करेगा ये देखने का कि इस उपचुनाव के राउंड में क्या होता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बिहार में काफी करारा एक झटका लगा था बीजेपी को, जहां आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 6 सीटें जीत ली थी 10 में से। बिल्कुल, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बिहार में बीजेपी को टक्कर देने के लिए जेडीयू और आरजेडी एक मंच पे आए, कांग्रेस का भी साथ मिला और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली। इसके बाद उत्तराखंड के उपचुनाव में भी कांग्रेस को 3 सीटें मिली। कहीं ना कहीं इसके बाद से ऐसा लगा कि अब नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव के अलग अलग परिणाम आते हैं। क्योंकि आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जिस गुजरात से 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, उसी दिन जब उपचुनाव हुए थे उनमें से कई सीटें कांग्रेस को मिली थी उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में। तो लोगों के मत वोट डालने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है। ये भी काफी दिलचस्प हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन और अशोक इस पूरी जानकारी के लिए।